नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कल एक ऐतिहासिक दिन था। फर्जी लोन ऐप्स के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई। 2 साल तक लगातार आवाज उठाने के बाद रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेंडिंग पर अब गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस में ग्राहकों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखा गया है। अब ऐप्स उनके फोन से कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं ले पाएंगे। कैमरा की जो एक्सेस की परमिशन होती थी वो भी एक बार लेंगे, बार बार नहीं मिलेगी। ग्राहकों के डेटा किसी के साथ शेयर नहीं होगा और अगर ग्राहक को कभी लगे कि उसने गलती से अपना कोई डेटा, अपनी कोई फाइल, अपनी कोई पिक्चर शेयर कर दी है डिजिटल लेंडिंग ऐप के साथ, तो ग्राहक की शिकायत के बाद उसे डिलीट भी करना होगा। मगर दिक्कत यह है कि रिजर्व बैंक के सारे नियम सिर्फ रेगुलेटेड ऐप्स पर ही फिलहाल लागू होंगे और सारी गड़बड़ी दरअसल अनरेगुलेटेड ऐप्स कर रहे हैं। हालांकि इस पर सोचा है आरबीआई ने, सरकार से कहा है कि आप एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लाइए और अनरेगुलेटेड ऐप्स पर भी कार्रवाई करने के लिए सरकार से और एजेंसियों से काम करने को कहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आरबीआई की गाइडलाइंस में क्या अच्छा है, अब इससे क्या बदल जाएगा और अभी भी जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है यानी कि अनरेगुलेटेड ऐप्स, उन पर आखिर नकेल कसने के लिए अब इस गाइडलाइंस के बाद आगे क्या करने की आवश्यकता होगी। चर्चा करेंगे बहुत खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आरबीआई ने कसी फर्जी लोन ऐप पर नकेल, लेकिन क्या इससे खत्म होगा फर्जी लोन ऐप वालों का खेल? ये सवाल बना हुआ है। हालांकि जी बिजनेस ने फर्जी लोन ऐप को लेकर सरकार और आरबीआई से लगातार किया सवाल। आरबीआई और रेगुलेटर्स को ये कहना चाहता हूँ, आपकी और कड़ी निगरानी की जरूरत है। बाकी सरकार के जो मंत्रालय हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, उन्हें इस बात की और जांच करने की जरूरत है। अपने मकसद में कामयाब भी हुए हम। डिजिटल लेंडिंग पर आरबीआई को अंतिम गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। भले ही शुरुआत में ये गाइडलाइन कमजोर लग रही है, लेकिन ग्राहकों के अधिकारों पर इसमें ज्यादा फोकस किया गया है। इसके साथ ही रेगुलेटेड संस्थाओं को ही डिजिटल लोन बांटने की अनुमति दी गई है। आरबीआई ने डेटा सुरक्षा करने का जिम्मा लेंडर पर डाला है। ग्राहकों को लोन से जुड़े सभी खर्चों की जानकारी दी जाएगी। रिकवरी कंपनी की जानकारी ग्राहक को साझा करनी होगी। डिजिटल लोन की शिकायतें ओम्बुड्समैन के दायरे में आएंगी। ग्राहकों के शिकायत निपटाने की एक पुख्ता व्यवस्था रखने को लेकर भी आरबीआई ने अपना पक्ष रखा है। साथ ही गाइडलाइन में कैमरे की इजाजत भी सिर्फ एक बार लेने, ग्राहक की मर्जी बगैर लोन बांटने, लोन सीमा बढ़ाने पर रोक लगाई गई है। साथ ही गाइडलाइन में अनरेगुलेटेड लोन बांटने वालों पर कानून लाने का सुझाव दिया गया है। कोरोना काल के दौरान ऐसे फर्जी लोन ऐप की बाढ़ सी आ गई थी। ऐसे में हमने अप्रैल 2020 में ऑपरेशन हफ्ता वसूली मुहिम चलाई। बताया कि कैसे ये ऐप लोगों की मजबूरी देखकर महंगे कर्ज बांट रहे हैं। कोरोना में रोजी रोटी गंवा चुके लोग कैसे इनके जाल में फंस रहे हैं। हमारी मुहिम का असर ये रहा कि दिसंबर 2020 में आरबीआई हरकत में आई और लोगों को फर्जी ऐप को लेकर आगाह किया। लेकिन फर्जी लोन ऐप वालों की करतूत इसके बावजूद भी जारी रही। जी बिजनेस भी कहां रुकने वाला था। वो डाल थे तो हम भी पात। हमने अपनी मुहिम में और तेजी लाई। जालसाज फर्जी लोन ऐप वालों के नाक में दम कर दिया। आरबीआई और सरकार तक अपनी आवाज बुलंद की। जनवरी 2021 में आरबीआई ने वर्किंग ग्रुप का गठन किया। आखिरकार नवंबर 2021 को आरबीआई की वर्किंग ग्रुप ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें खुलासा हुआ कि 600 से भी ज्यादा ऐसे ऐप लोगों को चूना लगाने में जुटे हुए हैं। बात लोकसभा में उठी और 15 दिसंबर 2021 को सरकार ने बताया कि 27 लोन ऐप पर रोक लगाई जा चुकी है। आरबीआई और सरकार की सख्ती के बाद भी फर्जी लोन ऐप वालों की करतूतें जारी रही। लेकिन हमने ठान रखा था कि जब तक फर्जी लोन ऐप की ताबूत में अंतिम कील नहीं ठोक लेते, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम लगातार इनके खिलाफ नाक में दम किए रहे। हमने इन लोन ऐप के मोडस ऑपरेंडी से लेकर इनकी पूरी कुंडली खोलने का काम किया। इन ऐप्स के चीन और नेपाल के संबंधों के साथ इनके देश में फैले नेटवर्क में सेंध लगाने का काम किया। अपनी मुहिम के जरिए पिछले 3 महीने में करीब दर्जनों बार इनके नेक्सस पर वार किया और आखिरकार
हमने इस लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया। 11 मई को भी हमने फर्जी ऐप के खिलाफ जंग छेड़ी। 19 मई को हमने दिखाया कि कैसे आरबीआई ने 137 ऐप्स को अपने रेडार पर लिया और मुंबई की साइबर क्राइम ब्रांच ने गूगल को प्ले स्टोर से 15 फर्जी लोन ऐप्स को हटाने के लिए कहा। 26 मई को हमने दिखाया कि कैसे आरबीआई ने हमारी मुहिम को देखते हुए 5 एनबीएफसीज को लोन बांटने पर रोक लगा दी। 29 जुलाई को हमने इसके चीन और नेपाल कनेक्शन के बारे में बताया और इनकी ठगी से बचने को लेकर न केवल कंज्यूमर को आगाह किया बल्कि इन ऐप से बचने के उपाय भी बताए। फिलहाल कंज्यूमर से हित जुड़ा ऐसा कोई भी मुद्दा अगर हमारे सामने आता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, आवाज उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जारी रहेगी, हम आपकी आवाज को। तो जी बिजनेस की ये मुहिम रंग लाई है आप सबके सहयोग से, और स्वाभाविक रूप से इसमें जो गंभीरता रही है सरकार की ओर से, एजेंसियों की ओर से और आरबीआई की ओर से, वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन अब जब गाइडलाइंस आ गई हैं तो क्या वाकई में जिस बात का इंतजार था कि संपूर्ण सफाया होगा इस तरह के फर्जी और उगाही करने वाले ऐप्स का, क्या संपूर्ण सफाई के लिए ये गाइडलाइंस काफ़ी हैं? इस पर करेंगे हम चर्चा। क्या खोया, क्या पाया, क्या रह गया। 3 खास मेहमानों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रशांत माली, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर माली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं मधु एकम्बरम जी, फाउंडर डायरेक्टर हैं फेस के यानी कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ अंकित मेहरा जी भी जुड़ रहे हैं, सीईओ हैं ज्ञानधन के। अंकित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर माली और मधु साहब, आप दोनों तो इस पूरी मुहिम में हमारे साथ 2 साल से साथ में रहे हैं। जब जब हमने आवाज़ उठाई आपने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया, हमें बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स भी दिए, हमें नहीं दिए, सरकार को भी दिए, आरबीआई को भी दिए। तो आप दोनों को भी स्पेशल बधाई इस मौके पर। अब चूंकि मधु जी आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, अब जो एग्जैक्टली चाहिए था क्या वो आ गया है? क्या हम जो संपूर्ण सफाई की हम बात कर रहे थे वो आ गया है? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि आरबीआई के हाथ 2-4 जगह पर अभी भी बंधे हुए हैं, और खास तौर से अनरेगुलेटेड में। रेगुलेटेड के लिए तो बहुत शानदार गाइडलाइंस है, बिल्कुल जवाबदेही सुनिश्चित कर दी गई है, अब कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं, शानदार गाइडलाइंस आई हैं। लेकिन एक जो जगह खाली है, और वो मुझे लगता है ये जगह काफी बड़ी है, अनरेगुलेटेड की, उसके लिए क्या करें सर? या कुछ इसमें भी कुछ दिशा दी गई है? सो दीपक जी, पहले मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये सारे ऐप्स के ऊपर, ये इलिजिटिमेट या इलीगल ऐप्स के ऊपर आपने इतना प्रोग्राम्स चलाए, ऑलमोस्ट लगातार 2 साल से आपने चलाए। तो उसके वजह से कस्टमर का एजुकेशन भी बहुत हुआ है, तो आपके लिए बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। अब रही बात आरबीआई के गाइडलाइंस को देखने के लिए, यहाँ पे अभी 3 एनेक्शर्स आए हैं जहाँ पे 3 सेक्शंस और गाइडलाइंस को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्शन जो है वो अभी लागू हो जाएगा, और दूसरा और तीसरा सेक्शंस भी है वो थोड़ा टाइम लेके वो भी लागू हो जाएंगे। उसमें काफी कदर किया है कि ये इलेजिटिमेट ऐप्स को कैसे सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक नया डिपार्टमेंट्स ओपन करके वहां पे उसका रुकाव लेके आ सकते हैं। अभी देखिए, जो पहला जो अनेक्शर है, जब पहला सेट ऑफ गाइडलाइंस जो है, उसमें डायरेक्टली उसका रुकाव तो नहीं होगा, बट उसमें काफी सारे ऐसे चीजें हैं जो ग्राहक को या कस्टमर्स को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बहुत आसान होगा परखने में कि कौन लेजिटिमेट ऐप से और कौन इलेजिटिमेट ऐप से। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात यह है कि वहां पे एक डेटा प्राइवेसी या डेटा रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। कोई भी ऐप, जैसे हम लोग अब इलीगल ऐप्स देखते हैं तो वो लोग क्या कर रहे थे, पहले सारे सबका फोन बुक एक्सेस ले रहे थे, उनका फोटोज को गैलरी से लेके मॉर्फ करके वहां पे उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, मॉर्फिंग ऑफ इमेजेस करके। तो ये बात तो 100% हट जाएगा। इस पे गूगल प्ले भी कंप्लाई हो जाएगा, क्योंकि गूगल प्ले अभी कोई भी लेंडिंग एप्स अपलोड होता है तो बिकॉज ये गाइडलाइन हो गया है इंडिया में, तो वो लोग कोई भी ऐप जो कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस पूछे या मीडिया फाइल्स का एक्सेस पूछे, उसके ऊपर रुकावट लेके आ सकती है। तो परखने में काफी आसान हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, आरबीआई ने क्या बोला है कि जो भी लोन प्रोसेस रहता है, जो पैसा जो ग्राहक को मिलता है, लोन अमाउंट जो मिलता है और रिपेमेंट होता है, वो एक एनबीएफसी के अकाउंट या बैंक के अकाउंट में ही होना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज के अकाउंट में नहीं होना चाहिए। ये सारे जो इलेजिटिमेट ऐप्स है वो सारे एनबीएफसी नहीं है और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। तो कोई भी अगर साइबर क्राइम सेल अगर उस मनी ट्रेल्स को देखेंगे
तो उनको आसानी से पता चल जाएगा कि ये एनबीएफसी है या ये पूरा इलेजिटिमेट ऐप है। अब रही तीसरी बात में ग्राहक को आराम से पता ये चल जाएगा कि सारे लोन प्रोसेस के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि लोन एग्रीमेंट हो गया या लोन सैंक्शन लेटर, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारे चीज रजिस्टर्ड ईमेल ऑफ रेगुलेटेड लेंडर्स यानी कि एनबीएफसी या बैंक्स के रजिस्टर्ड ईमेल से ही जाना चाहिए, और कोई ऐप का या गूगल मेल से उनका ये सारे कम्युनिकेशंस नहीं हो पाएगा। तो ग्राहक भी ये आराम से पहचान सकते हैं कि ये इलिजिटिमेट ऐप है, एनबीएफसी का रजिस्टर्ड ईमेल से ये सारे उनका कम्युनिकेशंस नहीं हो रहा है बोल के। तो देखिए ये सारे चीजें जो है अभी एटलीस्ट काफी हेल्पफुल है बोरोयर्स को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये परखने में कि कौन सा ऐप लेजिटिमेट है और कौन सा इलेजिटिमेट है। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे पहचान हो पाएगी। और यही हम कह रहे हैं कि दायरे में आरबीआई भी चाहता है, इन गाइडलाइंस में एक जो संकेत सरकार के लिए हैं, आरबीआई भी चाहता है कि कोई भी जो एप्स हैं डिजिटल लेंडिंग की हैं वो एक तो आरबीआई के दायरे में रहें। अभी भी आप कॉर्पोरेट वगैरह की देखेंगे तो उनके दायरे में नहीं हैं, तो आरबीआई ये चाहता है, आरबीआई की कोशिश भी यही है कि हमारे दायरे में आएंगे, हमारे निगरानी में आएंगे तो हम ग्राहकों का हित नहीं होने देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन डॉक्टर माली, सवाल बार बार घूम फिर कर एक जगह यही आ रहा है, क्या ये गाइडलाइंस रोक पाएंगी किसी को अनरेगुलेटेड तरीके से मार्केट में आकर लोगों को अपने झांसे में लेकर और उनको अपने लोन ट्रैप में फंसाकर उनसे उगाही का काम, क्या ये बंद हो पाएगा? अभी इन जो बिजनेस मॉडल बन चुका है ये लेंडिंग एप्स का, इसका अभी चस्का लग चुका है इन कंपनियों को। तो कहीं ना कहीं ये छोटे तौर पे ये चलते ही रहेगा। ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक हमारे यहाँ पे ऑनलाइन कंटेंट्स और ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशंस नहीं आ जाते। हमारे ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन गेमिंग, इसके रेगुलेशन जो भारत सरकार के नहीं आ जाते, क्योंकि तभी उसको कंप्लाई करेगा गूगल या एप्पल का स्टोर या कोई भी स्टोर जहां से या जो भी ऐप बन रहे हैं वहां से वो कंप्लायंस होगा उसका। उस कंप्लायंस के बाद ही ये जो छोटे ऐप्स अभी निकल के आने की ज्यादा संभावना है जो लूप होल्स ढूंढ के ये फंक्शन करेंगे। जैसे कि अभी भी जो साहूकारगिरी जो भारतवर्ष में चलती थी, जो साहूकार होते थे जो बड़े ब्याज पे कर्ज देते थे, वो अपने यहाँ पूरी तरह से लॉ से लीगल है। लेकिन आज भी गांव खेड़े में आप देखते हो तो ये साहूकारी चली रही है। आपको ज्यादा से ज्यादा ब्याज में कम पैसा और ज्यादा ब्याज, ये वाला चल ही रहा है कहीं ना कहीं। तो ये छोटे तौर पे जरूर मौजूद होगा। अगर पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट लोकल जहां जब इन्हें कंप्लेंट इस बारे में मालूम पड़े और तब इनको अरेस्ट कर लिया जाए या इनके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो कन्फिस्केट कर लिया जाए, तभी ही ये बंद हो पाएंगे। वरना सिर्फ हम गाइडलाइंस इंप्लीमेंटेशन को टाइम लगता है। मुझे दूसरी चीज इसमें और दिक्कत वाली लगती है, वो है ओम्बड्समैन का जो इन्होंने ये दिया है कि अगर आपको दिक्कत है इन लोन ऐप से तो आप ओम्बड्समैन के दायरे में आते हैं। ओम्बड्समैन, आरबीआई का जो ओम्बड्समैन है, खासकर आज तक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड में वो अक्सर बैंक की ही बाजू लेते रहा है। बिल्कुल। वो जो उनके मेंबर्स हैं उन्हीं की तरफ ज्यादातर उनका झुकाव रहा है। तो ओम्बड्समैन को आरबीआई ने थोड़ा पुख्ता करना जरूरी है। वो ऑनलाइन है, सबसे बेस्ट है, वो ऑनलाइन एब्सोल्युटली पुख्ता नहीं करेंगे तो कैसे इन लोग हम वापस लोगों को जस्टिस दे पाएंगे? बिल्कुल। ये सिर्फ रेगुलेशन नहीं होके जस्टिस देने का मैकेनिज्म अगर इसको बनाना चाहते हैं तो अपना ओम्बड्समैन को थोड़ा। और एक देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, सिर्फ रेगुलेशन नहीं, सिर्फ गाइडलाइंस ही नहीं, बल्कि अगर सजा का प्रावधान हो और इसमें एक ग्राहक को जस्टिस मिल पाए अंततोगत्वा, उसके प्रावधान भी ठोस तरीके से होने चाहिए। आरबीआई की एक मजबूरी मैं आपको बताता हूं और इस सवाल के साथ मैं अंकित आपके पास आना चाहूंगा। टेलीकॉम कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस का एक फीचर है। आरबीआई ये कह रहा है कि टेलीकॉम कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि जिन सिम कार्ड से, जिन नंबर से कॉल आ रहा है उगाही के लिए, धमकी के लिए, धमकाने के लिए, वो सिम इशू टेलीकॉम कंपनियां ही कर रही हैं। उन सिम को अगर रीनेम किया जा रहा है या उनको दोबारा किसी के नाम पर रजिस्टर करवाया जा रहा है या इशू किया जा रहा है, वो भी सारा काम टेलीकॉम कंपनियों की निगरानी में हो रहा होगा।
तब भी ये लोग क्यों पकड़ में नहीं आते हैं? सिम कोई बदल रहा है तो ये सब निगरानी, तो टेलीकॉम कंपनियां अपनी जवाबदेही से बच नहीं पाएंगी। आरबीआई की ये मंशा है। ये कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है इस तरह के फ्रॉड्स को रोकने के लिए, और इस पर आगे अब कैसे काम होना चाहिए? अंकित। धन्यवाद। तो आपने जो बात कही टेलीकॉम कंपनीज की भी जवाबदेही होनी चाहिए, वो बहुत सही है। पर जैसा आपने कहा कि आरबीआई की भी मजबूरी है, तो अगर हम देखें पूरी गाइडलाइंस को, तो आरबीआई ने क्लियरली ये कहा है कि जहां जहां उनकी गवर्नेंस है वहां पे उन रेगुलेटेड एंटिटीज को वो अकाउंटेबल करना चाहती है, और जहां पे और किसी एजेंसी का रेगुलेशन है वहां पे वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट या वो रेगुलेटर साथ में हेल्प करके उनकी जवाबदेही भी डालें। क्योंकि आपने सही कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की भी जवाबदेही होती है। वो अगर केवाईसी करते हैं तो वो केवाईसी का इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पीछे एक हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें ये डिस्कस हो रहा था कि क्यों ना एक सेट ऑफ नंबर्स, कुछ डिजिट से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को सेपरेटली हाईलाइट कर दिया जाए कि यही बस फाइनेंशियल प्लेयर्स के लिए अलाउड होंगे। तो उससे एटलीस्ट ये होगा कि मुझे पता है कि अगर 97 से सपोज करिए नंबर आ रहा है तो वही बस रिकॉग्नाइज नंबर है, बाकी कोई भी नंबर एक रिकॉग्नाइज नंबर नहीं है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है जिससे एक तरह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी सिस्टम में। पर घूम फिर के आप जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग एनबीएफसी भी हैं, तो मैं कहूंगा कि बहुत हद तक जवाबदेही हमारी आती है। बहुत हद तक यही आता है कि हम एज ए रेगुलेटेड एंटिटी अगर सही काम करेंगे तो हम बाकी पार्टनर्स जो इकोसिस्टम में हैं उनको भी कह सकते हैं कि आप काम ढंग से करिए। कहीं ना कहीं अगर रेगुलेटेड एंटिटीज काम ढंग से नहीं करेंगी तो फिर बाकी सब लोग भी अपने काम करने से कतराएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, घूम फिर के बात एक वहीं पे अटक रही है, जैसा कि अंकित भी बता रहे हैं। वो भी एनबीएफसीज हैं, रेगुलेटेड एनबीएफसीज हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सारे लोग जो रेगुलेटेड हैं, जिम्मेदारी जवाबदेही के साथ काम कर रहे हैं, वो अगर गड़बड़ करेंगे उनके कान मरोड़ लिए जाएंगे। आरबीआई नहीं छोड़ेगा, पहले भी नहीं छोड़ा है। आप जी बिजनेस ने जब जब सवाल उठाया, मधु जी बैठे हैं, डॉक्टर माली बैठे हैं, आरबीआई ने किया, एक्शन लिया उन्होंने, लेकिन वो पकड़ में आ गए। उनको पकड़ना आसान है, वो रेगुलेटेड हैं या कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं आरबीआई या किसी न किसी रूप में। लेकिन सवाल घूम फिर के वही आ रहा है कि अनरेगुलेटेड का क्या हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि आज के बाद कोई अनरेगुलेटेड एप्स जो हैं वो प्ले स्टोर्स पे नहीं दिखेंगी, गूगल स्टोर पे नहीं दिखेंगी, किसी फर्जी चाइना से कोई कॉल नहीं आएगा, नेपाल से कोई कॉल नहीं आएगा? क्या हम ये सुनिश्चित कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान तब तक बना रहेगा जब तक ये सुनिश्चित नहीं हुआ। जो हम संपूर्ण सफाई की बात करते हैं ना, ये संपूर्ण सफाया होना अभी बाकी है और इस दिशा में काम करना भी अभी बाकी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मधु जी, अब आरबीआई कह रहा है सरकार से कि एक तो आप नेशनल लेवल का कोऑर्डिनेशन करिए अनरेगुलेटेड एप्स के लिए, नेशनल फाइनेंशियल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बनाइए अलग से, और कुछ विंग्स बनाइए डिजिटा की तरह कि हर ऐप्स जो हैं वो सर्टिफाइड हों। जैसे ट्विटर पे ब्लू टिक होता है, इंस्टा पे ब्लू टिक होता है, इसी तरह से जो भी ऐप आए आपके प्लेटफॉर्म पे वो सर्टिफाइड हो। इस तरह का एक मैकेनिज्म बनाइए। क्या प्रॉब्लम है? ये बनता क्यों नहीं है ये? अब तो आरबीआई भी कह रहा है, हम माने कि सरकार कुछ करेगी इस पर। देखिए, ये एक थोड़ा इंडस्ट्री बॉडी भी इसके साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा कि हर एक डिपार्टमेंट आरबीआई नहीं क्रिएट कर सकता है। आरबीआई उनका डेसिग्नेशन है कि दे रेगुलेटेड एंटिटीज को वो सुपरवाइज करे। अब जो भी बाकी जो उन्होंने सजेशन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को या सरकार को, तो उन्होंने ये बोला है कि ये डिपार्टमेंट्स का जरूरत है, बट हम लोग अपना सुपरविजन में ये हम अभी नहीं रखना चाहते हैं और ये थोड़ा इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे काम करना चाहिए। राइट, ठीक है। तो डिजिटा जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सख्त जरूरत है जो सर्टिफाई करे कि कौन सा रिकॉग्नाइज्ड ऐप्स है और कौन सा नहीं है। अब इंडस्ट्री बॉडीज भी है, जैसे फेस हो गया या डीएलए बोल के और एक कमिटी है, तो ये सारे इंडस्ट्री बॉडीज सरकार के साथ मिलके ऐसा सारे डिपार्टमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। पहली बात ये हो गया। दूसरी बात मैं ये भी लेके आना चाहता हूं आपके सामने कि देखिए 3 इकोसिस्टम मेजर है इसमें। पूरा ये इलिजिटिमेट एप्स को निकालने में इंडिया में तीन सिस्टम्स है। एक गूगल प्ले है जहां से सर्कुलेशन होता है, मेजॉरिटी ऑफ द सर्कुलेशन ऐप का जो सर्कुलेशन होता है गूगल प्ले है। जो पैसा जो डिसबर्स होता है या पैसा कलेक्ट होता है वो पेमेंट गेटवेज के थ्रू होता है। एब्सोल्युटली। तीसरा होता है कि जो पैसा जो चलाने के लिए देके और रिसीव करने के लिए एक बैंक अकाउंट चाहिए, तो बैंक्स का है। तो गूगल प्ले, पेमेंट गेटवेज और बैंक्स है। देखिए, पेमेंट गेटवेज भी केवाईसी करते हैं कि कौन सा तरीके का ऐप है जहाँ पे उनका सर्विसेज वो दे रहे हैं।
तो वहां पे अगर वो कंट्रोल लेके आ सकते हैं कि केवाईसी ढंग से करके अगर एनबीएफसी नहीं है तो वो अपना सर्विसेज ना दे, तो ये पूरा ऑनलाइन पेमेंट्स और रिसीवेबल ऑफ मनी होगा ही नहीं, पहली बात। सेकेंड बात क्या है कि जो बैंक्स है, बैंक्स में भी जो लेंडिंग एक्टिविटीज रहता है एक अकाउंट से, वो एक 5,000 रुपए मतलब 100 बार चलता है दिन में, और 5,000 रुपए 100 बार अंदर आता है, तो बैंक्स कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज, बैंक्स भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये अकाउंट जो है ये लेंडिंग एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हाईलाइट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे 3-4 इकोसिस्टम अगर साथ में आ गए तो और इनकी बिल्कुल इंडिविजुअल जिम्मेदारी इनकी तय हो जाए तो फिर बात ही क्या। लेकिन इसकी शुरुआत में जहां से ये शुरुआत हो रही है डॉक्टर माली, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, यहां पर ऐप ऐसे आए ही ना, क्या हम इनकी जवाबदेही तय कर सकते हैं क्या, सरकार, पुलिस, आरबीआई? सरकार डेफिनेटली इसकी जवाबदेही तय कर सकती है, क्योंकि अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो गूगल एप्स को हम अपने इंडियन साइबर स्पेस से बैन कर सकते हैं। ठीक, इतनी ताकत हम में है। इसीलिए मैं शुरुआत में ही कह रहा था कि ऑनलाइन जो कंटेंट की गाइडलाइंस या ऑनलाइन जो एप्स इंडिया में रिलीज होते हैं, एप्स या गेम्स, ये दोनों एप्स और गेम्स के लिए गाइडलाइंस भारत सरकार को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी गाइडलाइंस की कानून सर, रिलीज किए जा रहे हैं, गाइडलाइंस या कानून सर, लॉ से हमारा, हाँ, गाइडलाइन से काम चलेगा या कानून लाना पड़ेगा सर? कानून का मतलब वो जो गाइडलाइंस अंडर द आईटी एक्ट लाएंगे ना, आईटी एक्ट के फिर उसमें जो कानून का फोर्स होता है उसको, बिल्कुल, तो वो कानून के तहत लाते हैं तो ही फोर्स मिलेगा उसको। तो ठीक सर, यानी कि कानून की बहुत जरूरी आवश्यकता है। बिल्कुल सही, कानून की आवश्यकता बहुत अब आन पड़ी। अंकित, बहुत कम समय में एक चीज जो रह गई है इसमें, वो है कि अनाप शनाप आपने रेट्स बताए हुए, ब्याज दरें 40, 50, 60%, कैप नहीं लगाई उस पर, लगाना थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा सा बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है बाकी ऐप्स के लिए भी, लेकिन कितना जरूरी होगा? देखिए, मैं फ्री मार्केट में बिलीव करता हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि दरों पे कोई कैप लगनी चाहिए, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि कस्टमर को पता ही नहीं होता है कि वो कितनी दर पे पैसा ले रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यदि आप 15 दिन के लिए लोन लेते हैं 5,000 का, तो एप्स में आपको मिलता है कि आपको 0 इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, बस आपको 500 रुपए की प्रोसेसिंग फी देनी है। तो वो 0% नहीं है, दरअसल आप 10% प्रोसेसिंग फी ही दे रहे हैं। तो एक्चुअली अगर उसको आप ब्याज दर के हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा तो बहुत, जैसा प्रशांत जी ने कहा कि हम लोकल लेंडर्स को नहीं या ऑफलाइन लेंडर्स है उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। सिमिलरली इन सब चीजों पे कंट्रोल उतना पॉसिबल नहीं है, पर ज्यादा जरूरत ये है कि कस्टमर जागरूक हो। जैसे यूएस में जब क्रेडिट कार्ड मिलता है तो उसमें एक शुगर बॉक्स करके कहा जाता है, जिसमें मेंशन होता है एक एपीआर, और वहीं इस गाइडलाइन में आरबीआई ने क्लियरली बोला है कि आप बस ब्याज दर नहीं बताइएगा, आप टोटल कॉस्ट ऑफ लोन बताइएगा। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है एज अ फर्स्ट स्टेप बताने का, ताकि कस्टमर को पता चले। ये कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोमिनेंटली दिखाया जाएगा। एब्सोल्युटली, कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कंज्यूमर अवेयरनेस की जिम्मेदारी सिर्फ कंज्यूमर पर ही ना हो कि वो खुद ही आत्मज्ञान लेता रहे, या सरकार के पास नहीं, इंडस्ट्री को भी आना होगा। फेस की मैं तारीफ करना चाहूंगा, फेस ने भी सेल्फ रेगुलेटरी के लिए अपने से आगे आकर जैसे डेटा शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात कही थी सरकार के साथ मिलकर, मधु जी यहाँ पे बैठे हुए बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए भी पूरी इंडस्ट्री को, जो साफ सुथरा काम कर रहे हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, ताकि कंज्यूमर का अवेयरनेस बढ़े और वो सुरक्षित रह सके। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो पर आने के लिए। डॉक्टर माली, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अंकित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत कुछ है इन गाइडलाइंस में, लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है। इसी उम्मीद के साथ कि संपूर्ण सफाया हो इस तरह के फर्जी और उगाहीबाज ऐप्स का, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए। और हाँ, हमारी मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक संपूर्ण सफाया नहीं हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया।